दोस्तों नमस्कार। जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुक गया उस दिन जाति जनगणना भी इस देश में पूरी हो जाएगी। आपको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि सिंधु नदी का पानी अब आपके यहां एक बूंद भी नहीं जाएगा, और इस देश के तमाम वैज्ञानिकों की राय यह है यह असंभव है। बावजूद इसके इस देश के मीडिया ने बहुत ढोल पीटे हैं और बार बार सबको समझाया कि मौजूदा सत्ता ने अगर कह दिया है तो आप सभी को मान लेना चाहिए। अब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तड़पना ही पड़ेगा। इस देश ने मान लिया क्योंकि मौजूदा सत्ता बड़ी ताकतवर है और उसने बार बार एहसास कराया है कि वह जो सोच लेती है, जो ठान लेती है, उसको पूरा करके ही रहती है। यह अलग बात है कि हर 2-3 साल के बाद वही स्थिति आती है, उन्हीं बातों को दोहराया जाता है और फिर एक नई पीढ़ी 2-3 बरस में ही तैयार हो जाती है। ठीक इसी तर्ज पर एक झटके में सरकार ने निर्णय लिया, अब जाति जनगणना होगी, और उसके बाद समूची सरकार लग गई सबको समझाने में। अगर सरकार ने कह दिया जाति जनगणना होगी तो होगी, यानी इस देश के भीतर में अब इस देश की जनसंख्या, उस जनसंख्या में किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उसकी भागीदारी, ये बात का सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि जनता की संख्या को जाति के हिसाब से बताने की सोच सरकार ने अब पाल ली तो फिर पाल ली। बीते 11 वर्षों से उसके जहन में यह सवाल आया नहीं था, या आया था तो हमेशा डगमगाया था। और आज का यह सवाल नहीं है। जिस दौर में अयोध्या को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, उस दौर को भी याद कीजिएगा तो बकायदा उस दौर में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को पेश करवाया था, और उसके बाद एक झटके में मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हुई। और जिस वीपी सिंह को बीजेपी समर्थन दे रही थी, उसने समर्थन वापस ले लिया। यानी मंदिर और मंडल की लड़ाई कोई आज की नहीं है। मंडल पूरे तरीके से भारत की राजनीति में क्षत्रपों के हिस्से में गया, मंदिर पूरे तरीके से बीजेपी के हिस्से में गया। इस देश के भीतर में वोटरों का ध्रुवीकरण धर्म और जाति के आधार पर कैसे हो सकता है, यह कम से कम बिहार और यूपी के किसी भी वोटर को समझाने की जरूरत है ही नहीं। ये दो राज्य तो खुले तौर पर ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पर या तो 80-20 का खेल खेलेंगे या फिर जातीय समीकरणों के आश्रय मंडल और उसके जरिए इस देश के भीतर पिछड़ों की राजनीति को एक सुर में, एक धागे में अपने अनुकूल पिरोने की कोशिश करेंगे। तो हम कहीं बोलते बोलते भटक तो नहीं गए। बात तो शुरू हुई थी पहलगाम और सिंधु नदी के पानी से लेकर, और इस दौर में पूरे मीडिया में भी छाया हुआ था अब नहीं तो तब, पता नहीं कब क्या हो जाए। और अभी भी इस बुखार को मीडिया ने उतरने दिया नहीं है, क्योंकि मीडिया की अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि उसके व्यूअर्स जो है, जो देखने वालों की तादाद है, उसमें तकरीबन 60% का इजाफा पहलगाम घटना के बाद हो गया है। यानी कल तक 40 लोग अगर देखा करते थे तो आज की तारीख में उसमें 60%, 40% का और जोड़ दीजिए। आसान शब्दों में, अगर कल तक 100 लोग टीवी देखते थे तो अब 160 लोग देख रहे हैं। और वजह बहुत साफ है, युद्ध की आशंका है, पाकिस्तान पर हमला करना है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है छोड़ेंगे नहीं, ऐलान हो गया है, गृहमंत्री बैठकों का दौर कर रहे हैं, नौसेना सक्रिय है, वायुसेना पता नहीं कब अटैक कर डाले। भारत की मिलिट्री पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत है, और इन सब के बीच 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 में एक सुगबुगाहट परमाणु बम की आ जाती है। तो इस देश के भीतर में युद्ध को लेकर, पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी परिस्थिति है जो टेलीविजन के जरिए, न्यूज चैनलों के जरिए
अखबारों के जरिए या वक्तव्यों के जरिए इस देश के लोगों को अच्छी लगने लगी और उनके देखने वालों की संख्या बढ़ गई। ये देखने वालों की संख्या बढ़ने का मतलब है बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। बिजनेस मॉडल का मतलब बहुत साफ है, दिखाएंगे वही चीज जिसको सबसे ज्यादा लोग देखने आएंगे। इसीलिए याद कीजिए, जिस दौर में जाति जनगणना का सवाल उफान पर था, 2024 का चुनाव सामने खड़ा था, जाति जनगणना संविधान से जुड़ी थी और संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी जहां जहां जाते थे उन जगहों को दिखाने की होड़ थी, बतलाने की होड़ थी। संविधान को कैसे मौजूदा बीजेपी सत्ता 400 पार के नारे के साथ आएगी तो खत्म कर देगी, यह बताने की स्थिति में कोई दूसरा शख्स नहीं, बीजेपी के ही नेता और सांसद थे। उस दौर में बड़ी तादाद में लोग देखना चाहते थे क्या वाकई संविधान खत्म हो रहा है या फिर राजनीतिक तौर पर यह ऐसा उफान था जिसने भारत की राजनीति में एक नया मंत्र घोल दिया था। आज दोनों परिस्थिति साथ खड़ी है। बीजेपी जिसने कमंडल की राजनीति, मंदिर की राजनीति की शुरुआत की, आज वो मंडल पर आकर टिक गई और उसने बताया कि दरअसल सरकार जाति जनगणना को तैयार है। वजह बहुत साफ है, सामने बिहार चुनाव खड़ा है और बिहार चुनाव के भीतर जातियों के हिसाब से उम्मीदवारों को चुनना और टिकट देना, उम्मीदवारों को चुनने और टिकट देने की स्थिति में कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी किस जाति का प्रभाव कितना है, उस जाति के ऊपर किस व्यक्ति का उसी जाति से जुड़े हुए प्रभाव है और उसके जरिए कौन से नया समीकरण किसको जोड़ा जाए तो अनुकूल हो जाएगा। इसमें बीजेपी का एक अपर कास्ट का वोट हमेशा से साथ चलता रहा, लेकिन इसके साथ एक दूसरी परिस्थिति भी निकल कर आई जिसको किसी दूसरे ने नहीं, राहुल गांधी ने यह कहकर खारिज किया कि बिहार के भीतर जो जाति सर्वे हुई है वो सर्वे दरअसल फेक है, फ्रॉड है और हम जब आएंगे तो नए सिरे से नए तरीके से कराएंगे। और एक सच भी है कि जब जाति का सर्वे सामने बिहार में आया तो कई जातियों की राजनीति डगमगाने लगी, क्योंकि उस जाति के सर्वे के भीतर इस बात का भी जिक्र था कितने लोग किस नौकरी में मौजूद हैं और उनकी तादाद जब परखी जा रही थी तो बिहार के भीतर पता चला 1% से कम काय समाज है और सरकारी नौकरियों में उनका 6% से ज्यादा की हिस्सेदारी है उनकी अपनी जनसंख्या को लेकर, जो सबसे ज्यादा है। यादवों का जिक्र हुआ, 14% है, लेकिन उस 14% में से जिनको नौकरी मिली है वो तकरीबन 1.5-2%, 1.55% के लगभग है उनकी अपनी जनसंख्या के लिहाज से। और वो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि किसी भी दूसरे समाज की तुलना में उनकी मौजूदगी कहीं ज्यादा हो गई। एक झटके में क्या इस देश के भीतर बीजेपी ने जाति जनगणना का पाठ इसलिए पढ़ दिया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जाति जनगणना के पीछे राहुल गांधी जिस समाजवाद या सामाजिक न्याय या इस देश के भीतर जो एक पूरी असमानता है उसको खत्म करने की ठान चुके हैं, तो ऐसे में वह सोच लोगों के जहन में जा चुकी है अब जनगणना हम कराते हैं और विचार उनके हैं, वो कैसे किस तरीके से लागू होंगे यह कोई जानता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में भी अभी भी राहुल गांधी सिर्फ तेलंगाना मॉडल का जिक्र करते हैं और तेलंगाना मॉडल के भीतर से जो निकल कर आया है वो कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सच जो है वो इस देश का सच है। तो कमोवेश हर राज्य में वो है, लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, प्रधानमंत्री ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया था 2024 के चुनाव के वक्त, वो जातियों का मॉडल प्रधानमंत्री का इस जाति जनगणना के सामने क्यों कुंद पड़ गया, क्यों कमजोर हो गया। और उसके बाद सोचिए, जिस दौर में प्रधानमंत्री ने पहलगाम के बाद जिन ऐलानों को किया, जिस तर्ज पर बैठकें की, उस बैठकों के बीच में बिहार भी गए और फिर दोबारा बिहार जाने की तैयारी भी कर रहे हैं 2 दिन के बाद,
तो क्या वाकई इस देश के भीतर होगा कुछ भी नहीं? और क्या वाकई हम कह सकते हैं इस देश के भीतर जाति जनगणना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा? इस देश के भीतर उस दिन राहुल गांधी जो समानता खोज रहे हैं वो समानता उसी अंदाज में आ जाएगी जिस दिन सबक सिखाने के लिए और आतंकवाद को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए भारत अपने तौर पर निर्णय लेगा और सेना कूच कर जाएगी। और उसके बाद जो फैसले की घड़ी होगी जिसका इंतजार इस दौर में हर कोई कर रहा है कि पता नहीं अब नहीं तो कब हो जाएगा, तो क्या यह सब कुछ सिर्फ कहने भर की स्थिति है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक से जब यह सवाल पूछा गया उन्होंने बोला छोड़िए, भारत पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो अच्छा है। पता नहीं कितने 100-150 वर्षों से दोनों, इसलिए कुछ होगा नहीं उस दिशा में, यानी वो बात भी करना नहीं चाहते हैं। और भारत के भीतर की यह मौजूदा स्थिति कितनी डरावनी है जिसमें लोकतंत्र का हर पिलर कुंद हो गया और फोर्थ पिलर खोखला हो गया, यानी फोर्थ पिलर की साख ही चली गई। उसे समझ नहीं आया कि पहले 48-72 घंटों में उसने जो शोर मचाया उस 72 घंटों के बाद क्या एक झटके में अब वो क्या बोले? वह प्रोफेशनल्स हैं और इस तर्ज पर बोलना शुरू कर दे जैसे राजनीति पल पल बदल जाती है और इस देश के साथ सियासत खिलवाड़ करती है, तो क्या इस देश का मीडिया भी उसी तर्ज पर सोचे? और यह बात सिर्फ मीडिया तक इस दौर में सीमित नहीं रही, क्योंकि पहली बार इस देश के मजबूत सांसद ने भी तो कहा इस देश में जो भी गृह युद्ध या धार्मिक युद्ध की स्थिति है उसके जिम्मेदार इस देश के सीजीआई है। यानी वक्त वोट को लेकर क्या फैसला सीजीआई देगी उससे पहले एक संकेत दे दिया गया, अगर कुछ गड़बड़ी हुई आपके फैसले को लेकर जो हमारे अनुकूल हो या ना हो तो अभी से चेत जाइए। और इसी के मद्देनजर इस देश में ऐसा वातावरण बनाया गया क्या? तो क्या 3 परिस्थितियां अब आपकी आंखों के सामने खड़ी है। एक तरफ पहलगाम है, दूसरी तरफ जाति जनगणना है और इन दो से हटकर तीसरी तरफ इस देश का मीडिया है जिसे वाकई समझ नहीं आ रहा है कि अब वो किस रास्ते जाए, किस रास्ते को पकड़े। हमें लगता है आज शुरुआत मीडिया से करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामान्य तौर पर राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रहती है, खुद नरेंद्र मोदी रहते हैं और हर मुद्दे को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन कल जब सरकार ने निर्णय लिया कि जाति जनगणना होगी तो उसके बाद कम से कम 3 या 4 सवाल हमें लगता है आज आप सुनिए, आपने कल ध्यान दिया नहीं होगा। ये चारों सवाल मौजूदा सरकार को घेरते हैं और राहुल गांधी ने एक कंट्रोल तरीके से संयम के साथ किसी भी मुद्दे पर सरकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरती। अंदाज जवाब देने का, अंदाज मीडिया के सवालों का, दोनों को एक क्षण के लिए आप सुन लीजिए, तब पहली तस्वीर आपके जहन में कुछ साफ होगी कि आखिर जिस दिन सिंधु नदी का पानी रुक जाएगा उस दिन जाति जनगणना भी हो जाएगी। So you said that the government was opposed to this and suddenly decided to take this step. Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they've taken it. Now this needs to be taken forward. सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में। अब अचानक से फैसला हुआ तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है।
और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। राहुल जी आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया और ये बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। राहुल गांधी ने वक्त नहीं गंवाया कि पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना, उसका जवाब तुरंत दे दिया। जाति जनगणना बिहार चुनाव को लेकर वक्त नहीं गंवाया, जवाब तुरंत दे दिया। ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। अब यहां पर दोबारा उस परिस्थिति में लौटिए कि मौजूदा वक्त में क्या वाकई इस देश के भीतर जिस राफेल को लाने का सौदा लगभग 65,000 करोड़ में हुआ है, वो कब आएगा? अमेरिका जिस F-35 को बेचना भारत को चाह रहा है, उस पर जैसे ही डील होगी उसमें कितने बरस लगेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी राफेल को आने में कम से कम 4 साल और खेप पूरी होने में 8 साल, इतना वक्त लगेगा। लेकिन मीडिया के स्क्रीन पर राफेल अभी से चल पड़ा है और पाकिस्तान के भीतर हमला किया जा चुका है। या जिस तर्ज पे मीडिया बता रहा है या बताते रहा, कल के बाद से वो सदमे में है, उसे वाकई समझ नहीं आ रहा है। और फिर अमेरिका के साथ F-35 की भी तो डील होनी है, उसको आने में कम से कम 10 बरस लगेंगे। लेकिन अभी से मीडिया का शोर जारी था, एक झटके में उसे कल के बाद समझ नहीं आया अब किस रास्ते को पकड़े, किस रास्ते पर जाएं। लेकिन मीडिया की अपनी जरूरत, अपनी साख को तो बरकरार रखने की होगी, जहां पर कम से कम लोग देखने तो आए। और लोग देखने आते तभी हैं जब इस देश के भीतर कोई बड़ी घटना हो और किसी बड़ी घटना को लेकर लोगों के दिलों में यह सवाल हो, जरा देखें समझें कि इसका जवाब क्या वाकई मिल जाएगा मीडिया को देखने पर, या फिर सरकार का सीधे सीधे उससे जुड़ाव हो। पहली बार 2 अलग रास्ते चल पड़े। सरकार ने सोचा मीडिया शायद जाति जनगणना पर लौट आएगी, लेकिन जाति जनगणना मीडिया में जब दिखाया जाता है तो इस दौर में किसी की रुचि है ही नहीं। उस कार्यक्रम की टीआरपी, अगर युद्ध को देखने वाले की टीआरपी 100 लोगों की है तो जाति जनगणना को देखने वालों की टीआरपी 22 है, 22 है। यानी लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। ये एक नई परिस्थिति सामने आ गई। अब मीडिया क्या करे? उसकी अपनी साख मोदी सत्ता से जुड़ी है। अभी तक उसने उसके तमाम नियमों का पालन किया, उसकी हर घोषणा को राष्ट्रीय नीतियों में तब्दील कर दिया, उसके जरिए बताना शुरू कर दिया कि क्या शानदार दिन आ जाएंगे और किस तरीके से यह देश आने वाले वक्त में जीने लगेगा। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया ऐसे मौके पर जब मैक्सिमम लोग देख रहे थे न्यूज़ चैनल और सोच रहे थे कि शायद कोई रास्ता तो निकलेगा। लेकिन वहां भी झटका। राजनीति तो अपनी सत्ता को संभालने के लिए होती है और मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच है, खास तौर से तब जब राहुल गांधी की जाति जनगणना के पीछे की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक यानी कल के ऐलान से पहले की 4 जातियों को लेकर सोच, दोनों के रास्ते अलग हैं लेकिन लक्ष्य कमोवेश एक सरीखा दोनों ने बतलाया। राहुल गांधी जिस तर्ज पर इस देश को मथना चाहते हैं उसमें वो हर जगह पिछड़े की भागीदारी चाहते हैं जनसंख्या के लिहाज से, दलितों की भागीदारी चाहते हैं जनसंख्या के लिहाज से, आदिवासियों की भागीदारी चाहते हैं जनसंख्या के लिहाज से, अल्पसंख्यकों की और उसमें भी खास तौर से मुस्लिमों की भागीदारी भी चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इसी तर्ज पर इस देश में युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, उसके बाद बचा क्या?
इन चार जातियों के आश्रय वो ताना बाना बुनते हुए एक समानता का समाज और विकसित समाज की परिकल्पना करते हैं। लेकिन इस दौर में दोनों भूल जाते हैं कि आखिर में पूंजी और पूंजी पर कब्जा किसका है, और पूंजी पर जिसका कब्जा है उसकी भागीदारी किसके साथ है। कॉरपोरेट की भागीदारी राहुल गांधी के साथ नहीं है। इस दौर में कॉरपोरेट कांग्रेस को डोनेशन नहीं देता है। किसी को भी डोनेशन देगा तो मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि वो सत्ता में है, वो निर्णय ले सकती है। आप कहेंगे ईडी सीबीआई, तो ईडी सीबीआई ने इस दौर में अरविंद केजरीवाल का क्या किया है, पहले क्या कर रही थी, अब वो क्या कर रहे हैं, और ईडी सीबीआई क्यों कुछ नहीं कर रही है। छोड़िए इन सवालों को, कौन किसका प्यादा है, किस तर्ज पे काम होता है, छोड़िए इसको। मुख्य धारा में आके खड़े हो जाइए और पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की चार जातियां जो कल से पहले तक थी। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन चार जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर चार का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। कोई बहुत गलत तो नहीं था जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। अगर वाकई इस देश के युवाओं को नौकरी मिलने लग जाए, इस देश के गरीब के पास इतना पैसा हो जाए कि वो गरीब ना रहे, महिलाएं मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, किसानों की स्थिति बेहतरीन हो जाए, तो फिर बचा कौन। और अगर कोई नहीं बचा तो दोबारा लौटिए भारत की उस परंपरा में जहां पर जाति व्यवस्था चलती है। उस जाति व्यवस्था में किसकी कितनी बड़ी तादाद है, और उसकी तादाद जब पता चल जाएगी तो उसके बाद जिस समाजवाद और समानता और सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, उसमें क्या वाकई इस देश का एजुकेशन सिस्टम, इस देश में प्रतियोगी परीक्षा, इस देश के भीतर प्रोफेशनलिज्म होने के खतरे, इस देश में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के तहत विकसित होने की सोच, इस देश की जीडीपी में इंटेलेक्चुअलिज्म का कोई योगदान, मुश्किल सवाल है। सर्विस सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है। उत्पादन इस देश का कम से कम होते चला जा रहा है, और खेती, उसकी जीडीपी में भागीदारी अभी भी 15% हो नहीं पाई। अब इस पूरी लकीर को समझने के लिए राहुल गांधी के जहन में जो सवाल है, जिसका जिक्र उन्होंने कल किया, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया, अब राहुल गांधी को सुन लीजिए। जाति व्यवस्था के बाद की परिस्थिति किस रूप में काम करेगी। तो ये दो स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। तो कल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जातियां, और कल के बाद राहुल गांधी का जातियों को लेकर एक्सरे करने के बाद किस सोच को इस देश में लागू करना है, उसको लेकर एक ब्लूप्रिंट। अब इन दोनों परिस्थितियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जिस युद्ध की दिशा में यह कहकर बढ़ा कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है, अब उस परिप्रेक्ष्य में जरा दुनिया के मानचित्र पर भारत के बाजार, भारत की इकोनॉमी, भारत के कॉरपोरेट, भारत का लेबर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के भीतर की सरकार और गवर्नेंस के तौर तरीके, सभी को जोड़ दीजिए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में जो भी युद्ध हुआ, उस हर युद्ध के पीछे आपको कहीं ना कहीं अमेरिका नजर आएगा। लेकिन अमेरिका ने इस दौर में बतलाया, चीन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है दुनिया के लिए, और दुनिया के तमाम देशों की कतारों में भारत भी खड़ा है, जो कि अमेरिका के साथ बेहतरीन संबंध बताकर आतुर है।
यानी संबंध बनाने भी हैं और बताने भी हैं, और इन सब के बीच चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी कायम करना है, यानी दोनों रास्तों पर चलना है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भारत रशिया, चीन और अमेरिका के बीच फंसा हुआ है और उसकी अपनी जरूरतें तीनों देशों में से किसी को खारिज नहीं कर सकती है, तो एक क्षण के लिए दोबारा लौटिए देसी राजनीति में और जरा सोचना शुरू कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट है कि पहलगाम की घटना के बाद जिस उन्माद को इस देश में युद्ध के आसरे खड़ा किया गया और उससे पहले जो वातावरण बना हुआ था, उसमें कहीं ज्यादा और ताकत के साथ बताने की कोशिश हुई। यह देश भावनात्मक तौर पर कुछ ज्यादा का इंतजार करने लग गया। अब उसको नीचे लाने के लिए कोई एक रास्ता तो निकालना है, लेकिन इन रास्तों के पीछे अपनी गद्दी को बचाए भी रखना है, और गद्दी को बचाने के लिए विचारधारा मायने नहीं रखती है। शायद इसीलिए मौजूदा मोदी सरकार को आप जब जब देखें तो तीन बातें जहन में जरूर रखिए। एक तो मोदी सत्ता सांप्रदायिक नहीं है, दूसरी बात मोदी सत्ता सेकुलर भी नहीं है, तीसरी बात मोदी सत्ता को इस देश की जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं, ऐसा भी नहीं है। मोदी सत्ता कॉरपोरेट के साथ खड़ी है, लेकिन इन सब के बीच वह राहुल गांधी की फिलॉसफी पर मान्यता और मुहर लगाने को तैयार है, सब कुछ के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ही है, सत्ता बनी रहनी चाहिए। यानी मौजूदा वक्त में इस देश की रायसीना हिल्स पर सबसे बड़ा विचारक वही है जो कन्विंस कर दे और सरकार खुले तौर पर कह दे और मान ले सत्ता बनी रहेगी, उसमें कोई आंच नहीं आएगी और चुनावी प्रक्रिया में आपको जीत लगातार मिलती चली जानी चाहिए। और दूसरी तरफ एक संत की तरह राहुल गांधी का प्रवेश गैर राजनीतिक तरीके से इस तर्ज पर हो जहां वो समाज सुधारक की भूमिका में तो नजर आए, लेकिन चुनावी हार जो कांग्रेस को लगातार मिल रही है, उस चुनावी हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही ना फूटे। और कांग्रेस का मतलब होता क्या है, यह बताना नहीं चाहिए या बताने की जरूरत नहीं है। अब इस दो प्रक्रिया के बीच में अब आप मौजूदा स्थिति में फिर से सोचिए, क्या वाकई सरकार जिस रास्ते चल रही थी पहलगाम के बाद, वो रास्ता उसने क्यों बदला? जो रास्ता बदला, क्या उसके जरिए कोई रास्ता इस देश में समाधान का निकल आएगा जो असमानता को दूर करेगा? और इन सब के बीच जो बताने के तरीके, जिसके पास एम्पलीफायर है, लाउड स्पीकर है, उस मीडिया की अपनी साख कहां पर है? और दर्शक क्यों बढ़ जाते हैं देखने वाले? क्योंकि तमाशा हर किसी को अब अच्छा लगने लगा है। हर कोई जान चुका है ये थिएटर है, और इस थिएटर में हर दिन एक नई फिल्म लगेगी। हर दिन का मतलब यह है किसी भी एक घटना की पराकाष्ठा पहुंचने के बाद, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के बाद एक नई फिल्म चाहिए। तो शायद होगा कुछ भी नहीं, आप देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।